नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सड़क चौड़ीकरण में भेदभाव को लेकर भाजपा नेताओं ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को घेरा। कहा कि दुर्ग शहर विधायक अरुण बोरा के दबाव में एक धर्म विशेष के प्रार्थना स्थल को बचाने सड़क सक्रिय की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास को भाजपाइयों ने घेरते हुए ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि विभाग के अफसर व ठेकेदार शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव वाले मुख्य सड़क में निर्माण कार्य बगैर मापदंड के भेदभाव पूर्वक कर केवल खानापूर्ति करने में लगे हैं। बस स्टैंड में एक धर्म स्थल को बचाने पूरे मार्ग को सकरा कर दिया गया है, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन में नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत एक तरफ मार्ग के बीच आने वाले मालवीय नगर चौक एवं बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को स्थानांतरित किया जा रहा, दूसरी तरफ सर्वाधिक यातायात का दबाव पड़ने वाले बस स्टैंड प्रवेश द्वार से लेकर चर्च तक मार्ग को काफ़ी सकरा कर दिया गया और सड़क किनारे बनाई गई बड़ी नालियों को भी घुमावदार बना दिया गया है। और यह सब एक धर्म विशेष के प्रार्थना स्थल को बचाने किया गया है, जबकि सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर को चौड़ीकरण के नाम पर हटाया जा रहा है ताकि मार्ग दोनों तरफ से पर्याप्त चौड़ा हो सके। भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को आवागमन में सुविधा मिले व ट्रैफिक का दबाव कम हो, इसके लिए 2018 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चरौदा भिलाई में आयोजित सभा में नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक सड़क उन्नयन व चौड़ीकरण हेतु लगभग 67 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जिसके तहत चल रहे निर्माण कार्य में अधिकारी व ठेकेदार भारी मनमानी व भर्राशाही कर रहे हैं। शहर से होकर नांदगांव और रायपुर तक जाने वाले मुख्य मार्ग को चौड़ा व सुंदर बनाने के बजाय मनमाफिक बनाकर कहीं 100 फीट से कहीं चौड़ा तो कहीं 40 से 60 फीट से कम कर सकरा व घुमावदार बनाकर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। और यह सब एक धर्म विशेष प्रार्थना को बचाने जानबूझकर विधायक अरुण बोरा के इशारे में किया गया, जो विकास कार्य के लिए कतई उचित नहीं। इसी प्रकार पटेल चौक से गंजपारा चौक तक की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के बजाय कम किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के पार्षद ऋषभ जैन का खुला दबाव है, जो कि गलत है। मोदी जी की सरकार ने दुर्ग शहर की बेहतर विकास के लिए लगभग 67 करोड़ की राशि नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रदान की है। इसका कार्य जारी है और नेहरू नगर से लेकर रायपुर नाका फ्लाईओवर तक चौड़ीकरण बहुत अच्छा हो रहा है और उसके बाद राजेंद्र पार्क चौक तक भी चौड़ाई बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के दबाव होता है बस स्टैंड, और बस स्टैंड से हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पर न्यायालय, कचहरी, इस पूरे रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है। यहाँ पर चौड़ीकरण मापदंड के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। एक तरफ हमारे धर्म स्थल जो हनुमान मंदिर है, मालवीय नगर चौक और बस स्टैंड, इसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसका हम सब स्वागत भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बस स्टैंड के पास एक और समुदाय विशेष का प्रार्थना स्थल है, चर्च, उनको छुआ तक नहीं गए हैं, बल्कि वहाँ पर सड़क की चौड़ाई और सक्रिय हो गई है और जो सड़क किनारे नालियाँ बनाई जा रही हैं वो भी आड़े तिरछे हैं। एक तरह से सड़क का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज विषय को लेकर कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपे हैं और स्पष्ट मांगते हैं कि चौड़ीकरण में एकरूपता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग सड़क मार्ग में जुड़ा है, एकरूपता को लेकर चौड़ाई के भाजपा ने प्रशासन से मांग की है कि आम जनता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे मार्ग उन्नयन कार्य को बगैर भेदभाव के केवल विकास के पैमाने पर किया जाए। कार्य एकरूपता से नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के लगभग 200 रिटायर्ड कर्मचारी अपने भुगतान के लिए निगम के चक्कर लगा रहे हैं। राशि की कमी बताकर इनको घुमाया जा रहा है। ऐसे लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत खड़ी हो गई है। नगर निगम के लगभग 200 कर्मचारी 2 सालों से अपने रिटायर के फाइनल भुगतान के लिए रोज निगम भिलाई और अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उनका अंतर्राशि भुगतान, समय वेतनमान एवं फाइनल भुगतान कर दिया जाए, जिससे वह रिटायर के बाद अपनी ज़िंदगी चैन से काट सके। लेकिन निगम के अधिकारी और रायपुर में नगरीय विकास में बैठे अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। उनको इन रिटायर कर्मचारियों के दुखों से कोई लेना देना नहीं। बुधवार को कुछ रिटायर कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए रो दिए कि कैसे उनकी बेटी की शादी 14 फरवरी को है, लेकिन 2020 में रिटायर होने के बाद भी मात्र 1,18,000 का भुगतान कर बाकी राशि नहीं दी गई है। वहीं एक बेटी जिसने अपने पिता को खो दिया है, उनका कहना है कि 5 माह से
अवकाश नकदी राशि नहीं दी गई है। वकील अहमद ने कहा कि लगभग 1100 करोड़ रुपए का भुगतान कर्मचारियों का बाकी है। 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ अगस्त में, 31 अगस्त को। अभी तक से मेरे को अवकाश केवल 1,18,000 दिया गया है, उसके बाद कुछ ही राशि नहीं मिला है। और मेरी लड़की की शादी अभी 14, 15, 16 को है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? अब अभी तक से तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। निशा यादव है, मेरे पापा जी का नाम गोपाल यादव है। पापा जोन 1 77 एमएलडी में थे और 17 अगस्त को उनका देहांत हुआ है बाईपास सर्जरी के बाद रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में। तो उसके बाद से मैं यहाँ घूम ही रही हूँ लगातार पैसे के लिए। क्या बोलते हैं यहाँ पे अधिकारी? यहाँ अधिकारी तो बहुत प्यार से ही बात करते हैं, बोल रहे हैं कि हो जाएगा, मगर समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। क्षति वो यानी कि पैसा देने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। कौन सी राशि है ये अवकाश नकदीकरण का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। गाइडलाइन के हिसाब से 1 महीने में तो हो जाना चाहिए, पर अभी तक नहीं हो पाया है। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारा कई तरह का भुगतान जो है निगम प्रशासन करना है, छत्तीसगढ़ नगर निकाय शासन करना है, जिस भुगतान के लिए हम लोग ना यहाँ रोज़ यहाँ चक्कर लगाते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनेकों बार पत्राचार कर चुके हैं। अब जैसे कि ये बच्ची मेरे साथ में खड़ी है, इनके पिताजी नगर निगम में थे, उनको आज 5 महीना हो गया, उनका देहांत हो गया है। उसका अवकाश नकदी उनको पैसा आज 5 महीना हो गया नहीं मिला। बहुत सारे नियम क्या रहते हैं? नियम ये रहता है कि 1 महीने के अंदर कर्मचारियों का जो भी देनदारी उसका भुगतान करना है। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है, नियमित होने के पश्चात 10 साल के बाद उसको समयवान वेतन का भुगतान करना है। ऐसे और भी है, अंतर की राशि है कर्मचारियों की। अरे जो कर्मचारी रिटायर हो गया है उसका पैसा फाइनल करो ताकि वो अपना रोजगार करे, चाहे शादी ब्याह करे, अपने बच्चों की मकान खरीदे, जो भी करे। लेकिन यहाँ कर्मचारी 2-2, 3-3 साल से भटक रहा है, ना निगम में कोई सुनवाई हो रही। 11 करोड़ रुपये कर्मचारियों को भुगतान करना है। निगम में बैठे जवाबदार यह क्यों भूल गए हैं कि वह भी कभी रिटायर होंगे और उन्हें भी इसी तरह ठोकरें खानी पड़ेगी। इससे अच्छा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इन तकलीफों को समाप्त करने पहल करें। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। सुपेरा रेलवे फाटक को मेंटेनेंस के लिए किया गया बंद। आम लोगों की आवाजाही 2 दिनों के लिए रहेगी पूर्णतः बंद। भिलाई का रेलवे फाटक व्यस्ततम रेलवे फाटकों में से एक है। यहाँ से रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। रेलवे मंडल रायपुर के अंतर्गत आने वाले संपार फाटक को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। इस संबंध में रेलवे द्वारा सूचना जारी किया गया था कि रेलवे फाटक के बीच आने वाले ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाना है। इसके लिए फाटक को बंद कर काम किया जाएगा तथा आम लोग परेशानी से बचने दूसरे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस के दौरान सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके कारण समपार फाटक से वाहनों का आवागमन नहीं हो पाएगा। समपार फाटक के बीच समय समय पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत करना रेल यातायात व यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जिसकी जानकारी रेलवे अधिकारी TR देवांगन ने प्रभात टीवी को दी। ये 19 तारीख को रात कल सुबह 20 तारीख को सुबह 8 बजे तक खुल जाएगा। क्या काम चल रहा सर? इसका पीछे क्या कारण है इस ट्रैक के? ये क्या है, हर 2 साल में हम लोग AC का मेंटेनेंस करते रहते हैं, जिसमें जो ख़राब हो जाते हैं तो उसमें जैसे फिटिंग वगैरह ख़राब हो जाता है और उसका लेवल आउट हो जाता है, लेवल ख़राब हो जाता है, तो उसको 2 साल में एक बार खोल के पूरा मेंटेनेंस कर लेते हैं। कौन सी लाइन है जो काम कर रही है? ये चल रहा है वो आप लाइन है। AC सुपेरा फाटक बंद होने के बाद भी लोग फाटक को पार कर आवाजाही कर रहे थे, जिससे ट्रैक में मेंटेनेंस का काम में लगे रेलवे कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। 12 जनवरी को हुए महिला पत्रकार की सड़क हादसे में हुई मौत के कारणों को जानने यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम पहुंची। घटनास्थल का किया निरीक्षण। रायपुर के एक महिला पत्रकार की बीते हफ्ते नेशनल हाईवे पर हुई दर्दनाक मौत ने शहरवासियों को एक बार फिर डरा दिया है। नेशनल हाईवे पर मौत होने वाली सभी हादसों का कारण जानने सरकार ने पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, PW विभाग का जांच टीम का गठन किया है, जिसके तहत ये टीम उक्त स्थानों पर जाकर घटना का सही कारणों का जांच करती है तथा उसमें सुधार करती है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
मंगलवार को भी टीम ने महिला पत्रकार की हुई हादसे वाले स्थान पर जाकर स्थल निरीक्षण किया, जिसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने प्रभात टीवी को दी। नया मोटर व्हीकल एक्ट है, उसकी धारा 135 के तहत ये पाबंद किया गया है कि कहीं पर भी ऐसी सड़क दुर्घटना होती है जिसमें किसी की मौत होती है तो जिला स्तर पे संयुक्त रूप से एक दल बना हुआ है जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी हैं और सड़क एजेंसी के अधिकारी होते हैं और पुलिस के अधिकारी, ये जाके ज्वाइंट रूप से संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे और उस स्थान पे क्या खामी है, इंजीनियरिंग की खामी है या कोई इन्फोर्समेंट की कमी है या किसी जागरूकता की कमी है, किस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है उस स्पॉट पे और किस कारण से हुआ है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं परीक्षण करके उस स्थान पे। कल हमने जाके स्थल निरीक्षण किया था जिसमें सड़क एकदम सही है, वहाँ कोई गड्ढे नहीं है, अंधेरा वगैरह की भी कोई बात नहीं है, मौसम खराब हो ऐसी भी दृश्यता की कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पर जो चीज़ें समझ में आई हैं वो जो महिला थी जिनका दुखद घटना हुआ जिनके साथ, वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी लेफ़्ट साइड से और उसके बाद फिर वो तेज़ी से हाईवे पे आने की कोशिश किया उन्होंने, जिस दौरान उनके द्वारा वो गाड़ी पे अपना नियंत्रण खो दिए और गिर गई वो सड़क पे और पीछे से आ रहा जो टैंकर था उससे वो दब के उनकी जान चली गई। तो कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म था, कॉन्फिडेंस नहीं था, गाड़ी पे नियंत्रण खो दिया था उन्होंने, जिसके कारण वो हड़बड़ाकर गाड़ी से गिर गई हैं और दुर्घटना घटित हुई है। नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें सक्रिय हो गई है। वहीं दूसरी ओर सड़क के दोनों छोर पर दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान के सामानों को सर्विस रोड पर रख दिया जाता है, जिससे सर्विस रोड पूरी तरह से जाम रहता है। हादसों का कारण यह भी है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। जिले में धान खरीदी में फर्जी शिकायत के बाद धान खरीदने से मना करने का मामला सामने आया है। आवेदक ने 6 एकड़ के धान को ट्रैक्टर में भरकर कलेक्ट्रेट में लाकर खड़ा कर दिया और अपनी पीड़ा बताई। जिला मुख्यालय दुर्ग में एक अनोखा मामला देखने को मिला जब एक किसान ट्रैक्टर में धान भरकर जिला मुख्यालय में पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। किसान ने बताया कि मैं बालाराम साहू, किसान ग्राम पुरई, जिला दुर्ग का निवासी हूँ। मेरी 6 एकड़ भूमि है जो फर्ज बंटवारे के साथ मुझे प्राप्त हुई। मुझे दिनांक 18/12/2021 को धान बेचने के लिए सोसाइटी सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंजीयन क्रमांक 333 बोरी गारका ने टोकन प्राप्त किया। टोकन रूप सिंह पिता केजूराम के नाम से पंजीकृत है, लेकिन फर्जी शिकायत गोकुलराम साहू जो कि मेरे चाचा के लड़के ने किया है। इसके पूर्व भी 2 बार जब धान बेचने का समय आता है तब इनके द्वारा फर्जी शिकायत कर धान बेचने से रोकने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों शिकायतों की जांच उपरांत शिकायत फर्जी पाया गया, तब जाकर मैंने सोसाइटी में धान बेच पाया। इस वर्ष भी इनके द्वारा फिर से शिकायत की गई है। उस शिकायत पर एसडीएम ने धान बिक्री पर रोक लगा दी है। बोरी गारका सोसाइटी में धान, बीज और खाद का लगभग 95,000 रुपये का कर्ज है, जिसे पटाने के लिए मुझे धान बेचना अति आवश्यक और अनिवार्य है। चूँकि बरसात हो रही है, मेरा धान ब्यारा में रखा हुआ है, बारिश की वजह से खराब होने की स्थिति में है। लगभग 64 क्विंटल धान सोसाइटी खरीदने के लिए टोकन जारी किया था, जो 16/12 को धान विक्रय किया जाना था, लेकिन एसडीएम के रोक के कारण धान अब तक ब्यारा में पड़ा है। धान नहीं बिकने से सोसाइटी के कर्ज के साथ अन्य कर्ज का भुगतान मुझे करना है।
मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। कर्जदार बार बार मेरे घर आकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक लगातार इनके द्वारा फर्जी शिकायत की जाती है और हर बार मुझे धान बेचते समय कष्ट दिया जाता है। जांच उपरांत सोसाइटी में धान खरीदा जाता है। फर्जी शिकायत से मैं त्रस्त हो चुका हूं। मैं आपके कार्यालय में सारा धान लेकर छोड़ जाता हूं ताकि मेरा धान आपके माध्यम से बिक जाए और मुझे न्याय मिल पाए। सोसाइटी में निर्णय होने के बाद हर साल मेरे को आदेश देता बेचने के लिए। इस साल टोकन मिल गए थे और कर्ज भी है 95,000। उसको मैं बोला मतलब सर मैं कर्जा चुकाऊंगा, कैसे करूंगा, नहीं बेच सकते, एसडीएम साहब रोक लगा दिए थे। और वही मतलब क्या कहते देता है तो हर साल रुकावट के कारण इस कारण मतलब सौंपने आए थे, कर्जा लिया हूँ मैं तो क्या करूँगा इतना धान को। हाँ तो मैं इस कारण मतलब सौंपने के लिए आया हूँ। तो हर साल मैं धान बेचूंगा, हर साल मतलब अपने हिस्से का। कितना ये है, पिछले 3 फीट पहले कुछ किसान आए हुए थे हमारे पास। उन्होंने बोला था कि हमारा भाई धान बेचते आ रहा है पर हमें कभी भी पैसा नहीं दिया है। तो हमने पूछा कि हिस्सा बंटवारा हुआ है कि नहीं। तो फर्ज बंटवारा हुआ था पर उसको सिविल न्यायालय में चैलेंज किया गया है। तो सिविल न्यायालय में चैलेंज किया, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वर्ष धान बेचने उसको ना दिया जाए। तो उन्होंने स्थगन का आवेदन किया था। तो उस पर विचार करते हुए तहसीलदार महोदय ने, नायब तहसीलदार महोदय ने उस पर स्थगन जारी किया था। स्थगन जारी करने के बाद सभी का बयान होना था। बयान होने के लिए उनको 2-3 बार बुलाया गया था, पर जब बाकी पक्षकार आते हैं तो पक्षकार आता नहीं है। दूसरा पक्षकार आया, उसके बाद जब बयान की बारी हुई, आज भी हम लोगों ने नियत किया था बयान के लिए, तो आज सुनने को मिल रहा है सभी पक्षकारों का बयान हुआ है। महापौर परिषद के सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल रहे मौजूद। भिलाई निगम के महापौर परिषद के सभी सदस्यों ने मंगलवार को अपने विभागों के कार्यों की जिम्मेदारी संभालने के लिए पदभार ग्रहण किए। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल तथा सभापति गिरिवर बंटी साहू ने सभी मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्यों को उनके कक्ष में जाकर उन्हें कुर्सी पर बिठाकर पदभार ग्रहण करवाया और सभी को बधाई दिए। विधायक देवेंद्र यादव ने अपने महापौर कार्यकाल के अनुभवों को सभी एमआईसी सदस्यों के साथ साझा कर सभी को शहर के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने कहा। वहीं महापौर नीरज पाल ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना की तीसरी लहर से निपटना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जिसकी जानकारी महापौर नीरज पाल और सभापति गिरिवर बंटी साहू ने प्रभार टीवी को दी। महापौर परिषद बनने के बाद सभी 14 एमआईसी में जो सदस्य हमारे महापौर परिषद के 14 सदस्य जो हैं, सभी विभागों के अध्यक्षों को आज उनके कैबिन में उनको विधिवत उनको कैबिन उनके सुपुर्द किया गया। उनको उस विभाग से संबंधित जो छोटी बड़ी जानकारियाँ थी वो दी गई। सभी 14 के 14 सदस्य आज उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में विधायक जी और हमारे जिला अध्यक्ष दोनों की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति में उनको सबको पदभार उनके चैम्बर उनके सुपुर्द किया गया। पहले तो मैं बताऊं कि मैं खुद पॉजिटिव हो गया था। पिछले 7 दिन के बाद 7 दिन पहले मेरा टेस्ट हुआ था जिसमें मैं खुद पॉजिटिव हुआ था और 7 दिन होम क्वारंटाइन होने के बाद आज मैं फिर 8वें दिन निकला हूं। और इस बीच में मैंने लगातार फ़ोन पर और दूसरे माध्यमों से जितने भी हमारे अधिकारी नगर निगम के हैं या जो कोविड से रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशन हो या टेस्टिंग के लिए जिला प्रशासन या हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, सबके टच में मैं रेगुलर था। और अभी कोविड को लेके आज एक वैक्सीनेशन का महाअभियान नगर निगम क्षेत्र में किया गया है जो कल भी जारी रहेगा। और आगे भी वैक्सीनेशन हमारी कोशिश ये है कि फ्रंटलाइन वर्कर और जितने भी सीनियर सिटीजन उनको जल्दी से जल्दी हम लोग बूस्टर डोज लगा सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। और हम सबसे पहले तो आज एमआईसी मेंबर का पदग्रहण दिया गया और ये भी बात हुई कि हर वार्ड में किस प्रकार से किस तरह विकास करना है और बहुत अच्छी तरीके से विकास करना है और सब मिल के पूरे टीम मिलकर पूरा वार्ड का विकास करेंगे, यही विशेष चर्चा थी। महापौर परिषद के सभी सदस्यों के पदभार ग्रहण के साथ ही अब शहर के विकास को लेकर नई टीम आगे की रूपरेखा तय करेगी और रुके हुए विकास कार्यों में गति देखने को मिलेगी। प्रभार टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। स्मृति नगर पुलिस चौकी के सिपाही के साथ चाकूबाजी करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रविवार को सूर्या मॉल के समीप कुछ आपराधिक किस्म के लोगों के द्वारा आपस में मारपीट करने की सूचना पर स्मृति नगर चौकी की पेट्रोलिंग टीम पहुंची और सभी को वहां से भगाने के बाद फिर दोबारा उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट करने की शिकायत मिलने पर गए सिपाहियों पर उन बदमाशों के द्वारा चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें से कुछ आरोपियों को पकड़ने में पुलिस सफल रही, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसमें से मंगलवार को एक आरोपी को फिर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी स्मृति नगर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इम्तियाज राइन उर्फ कल्लू खान निवासी कैंप 2 भिलाई के रहने वाले हैं। उसको गिरफ्तार किया गया है। वो छुपे छुपे हालत में घूम रहा था। सेक्टर 6 मार्केट से गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 6 एरिया से गिरफ्तार का रिमांड में पेश किया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है जगदीश, और शीघ्र गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ हुई मारपीट का सबसे बड़ा कारण नशे को माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस के साथ भी मारपीट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस विभाग को अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे अपराधियों पर पुलिस का भय हमेशा कायम रहे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।